वंदे मातरम दोस्तों, मैं स्टडी पॉइंट 73 से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये तीसरा प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने 1 और 2 कर लिया, आप लोग जाके देख सकते हैं उसको। तो आइए इसको हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या करा दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जीएस का ही पार्ट कवर करेंगे केवल, और बाकी हिंदी का भी इसमें इंक्लूड रहेगा। तो आप लोग उसको देख सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम को डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, आप वहाँ से जाकर आसानी से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर होता है? तो किसका भारत के बाहर होता है दोस्तों? तो ब्रह्मपुत्र का। किसका? ब्रह्मपुत्र का होता है। ठीक है, आइए इसका पूरा एनालिसिस देखेंगे हम यहाँ पे। करा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील से 80 किमी की दूरी पर स्थित चेमयुंगडुंग हिमानी क्षेत्र से समुद्र तल से ऊंचाई 5150 मीटर होता है। तिब्बत से इसे साम्पो तथा असम में दिहांग कहा जाता है। किसको? ब्रह्मपुत्र को। तिब्बत में कहा जाता है साम्पो कहा जाता है, और असम में दिहांग कहा जाता है। ठीक है, यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 2900 किमी, भारत में 916 किमी। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कांगो, धनखोरी, मानस, तीस्ता, सुबनसिरी आदि है। ब्रह्मपुत्र जल की मात्रा से हिसाब से भारत की सबसे बड़ी नदी है तथा विश्व की 4थी सबसे बड़ी नदी है। इसके अतिरिक्त गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री, यमुनोत्री तथा नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। इन तीनों का उद्गम स्थल भारत में ही है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे। तो कह रहा है कि इग्लू क्या है? इग्लू क्या है दोस्तों? तो इग्लू आंसर सी है इसका। गुंबद के आकार का एक घर का झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें स्कीमो रहते हैं। इसमें कौन से जानवर रहते हैं? स्कीमो रहते हैं। ठीक है, इसका पूरा एनालिसिस देखेंगे यहाँ पे। इग्लू बर्फ के घर का एक प्रकार है। यह गुंबद आकार का एक घर है, झोपड़ी है जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है। इसमें स्कीमो नामक जनजाति के लोग रहते हैं। एक इग्लू बनाने के लिए जिस बर्फ का उपयोग किया जाता है उसमें पर्याप्त संरचनात्मक मजबूती होनी चाहिए ताकि उसे उचित तरीके से काटा और एक ऊपर से रखा जा सके। यह मुख्यतः कनाडा के मुख्य आर्कटिक और ग्रीनलैंड के क्षेत्र में निर्मित है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रच्छन्न छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है? दोस्तों इसका क्या होता है कि अनुपात कर्मचारी की संख्या में वृद्धि। क्या है? अनुपात कर्मचारी में वृद्धि है। ठीक है दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ से जाइए, ज्वाइन करिए। यूपी पुलिस, यूपीएसआई के नोट्स भी डाले गए हैं और वहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी है, उसको आसानी से डाउनलोड करिए और बार बार आप लोग उसका क्या करिए, रिवीजन करते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चंबल नदी किस राज्यों से होकर बहती है? तो किससे होकर बहती है? ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से बहती है। ठीक है, आइए पूरा एनालिसिस देखिए इसका। कह रहा चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में मऊ के समीप स्थित जानापा पहाड़ी से होता है। यह नदी उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश तथा राजस्थान से होकर बहती है। इसकी कुल लंबाई 965 किमी। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ काली, सिंध, पार्वती, शिप्रा, बनास आदि हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। कह रहा है कि वह इतावली यात्री जिसने विजय साम्राज्य का अत्यंत प्रश्नात्मक विस्तृत वर्णन किया है, तो कौन है दोस्तों? तो बी, निकोलो कोंटी। कौन है? निकोलो कोंटी है। ठीक है दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं वहाँ पे इसका बता दे रहा हूँ, पूरा आपको एनालिसिस कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये परीक्षा में, आप तो पेपर होने वाले रहेंगे, इसके आने वाले हैं, तो इससे आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा स्वतंत्रता के बाद रियासतों के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो कौन निभाया था सबसे ज़्यादा? भाई सरदार वल्लभ भाई। इन्होंने क्या की, देसी रियासतों का क्या था, मिलाया था भारत में। ठीक है, इसका पूरा एनालिसिस देखिए यहाँ पे। कह रहा कि 15 अगस्त 1947 के समय भारत में छोटी बड़ी लगभग 562 रियासतें थी। भारतीय स्वतंत्रता के अधिनियम 1947 में इस बात की अनुमति दी गई थी कि सभी रियासतें भारत अथवा पाकिस्तान में से किसी एक में विलय कर लें या स्वतंत्र रूप से शासन का संचालन करें। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके प्रयासों के कारण ही लगभग सभी रियासतें भारत में क्या कर दी गई, विलय कर दिया गया। ठीक है, इसीलिए इनको सरदार वल्लभ भाई को लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, लौह पुरुष कई बार पूछ जाता कौन है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे हम।
कह रहा चरकुला नृत्य किससे संबंधित है, किससे संबंधित दोस्तों, यह है उत्तर प्रदेश से। ठीक है, चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के ब्रिज से संबंधित है, यानी मथुरा की तरफ से। इसे घड़ा नृत्य भी कहा जाता है। यह नृत्य होली के अवसर पर स्त्रियों या पुरुषों द्वारा सिर पर मिट्टी के घड़े तथा उसके ऊपर 108 दीप रखकर किया जाता है। चरकुला नृत्य का इतिहास वज्र मथुरा क्षेत्र के अष्टघात्री देवी राधा रानी के जन्म से संबंधित है। ठीक है, तो कुल मिला के क्या है कि चरकुला नृत्य का है संबंधित उत्तर प्रदेश से है। अगर जगह का नाम पूछ देगा कहाँ पे है तो बीज क्षेत्र से है, मथुरा की तरफ से। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे। कह रहा कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी, तो कहाँ थी दोस्तों, कन्नौज थी। कहाँ थी, कन्नौज थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तम में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों ने धर्म चक्र परिवर्तन कहा है। बुद्ध ने अपने उपदेश वाली भाषा मतलब किस भाषा में दिए हैं, तो पाली भाषा में दिए हैं। ठीक है, बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध के नाम से जाने लगे और उनको ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ, तो बोध गया में प्राप्त हुआ और पहला अपना क्या दिया, उपदेश सारनाथ में दिए। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। कह रहा कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है, तो किसमें किया जाता है दोस्तों, तो बिट्स के द्वारा। किसके द्वारा, बिट्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसका ये पूरा एनालिसिस देखिए। कंप्यूटर की स्मृति मेमोरी का मापन बिट्स के द्वारा किया जाता है। 8 बिट्स का मान 1 बाइट के बराबर होता है। कंप्यूटर में टर्म मेमोरी एक चिप को दर्शाता है जो डेटा को स्टोर करती है। यह संग्रहित डेटा को पुनः प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। मेमोरी की भंडार क्षमता मेमोरी की पैकेज के प्रकार पर निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कुल मिला क्या है कि कंप्यूटर की स्मृति किस में मापन किया जाता है, तो बिट्स के द्वारा मापन किया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें कह रहा अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपदेश कौन था तो कौन था दोस्तों, तो आर्यभट्ट के नाम पे था। ठीक है, यही खगोलीय वैज्ञानिक थे हमारे। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है। इसे सोवियत संघ के द्वारा 19 अप्रैल 1975 को कास्मास 3M प्रशिक्षण वाहन द्वारा कास्तुपुतिन यान से प्रक्षेपित किया गया था। इसका नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा अंतरिक्ष में उपग्रह संचालन से संबंधित अनुभव प्राप्त करने के लिए किया गया था। यानी दोस्तों इसका मेन मकसद क्या था कि उनको अनुभव प्राप्त करना था, किसको, इसरो को। और किसके नाम पे था, आर्यभट्ट के। पूछ देता है कभी कभी कि भारत का पहला उपग्रह कौन था आर्यभट्ट था। तो किस वैज्ञानिक के नाम पे था, तो ये महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पे था। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे हम। कह रहा है कि जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है, परतदार सेल में। किस में, परतदार सेल में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इसका पूरा एनालिसिस देखेंगे हम यहाँ पे। औषधि चट्टानों को परतदार सेल भी कहा जाता है। परतदार सेल में वनस्पति एवं जीव वनस्पति का जीवाश्म पाया जाता है। इन चट्टानों में लौह अयस्क, फास्फोरस, कोयला एवं सीमेंट बनाने की चट्टान पाई जाती है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमरेट, सेलखरी आदि परतदार सेलों के उदाहरण हैं। खनिज तेल भी इन्हीं सेलों में पाया जाता है। आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक औषधि चट्टानों से निर्मित किया गया। ठीक है, तो दिल्ली का जो लाल किला है वो भी क्या है, इन्हीं चट्टानों से बनाया गया है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे। कह रहा वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, नाइट्रोजन है। कौन सी है, नाइट्रोजन 78% के आसपास है। ठीक है, अगर हम इसमें ऑक्सीजन की बात करेंगे दोस्तों तो ऑक्सीजन 20% है, कहीं कहीं 21% दिया रहता है। तो ऑप्शन आप लोग उसी के हिसाब से देखिएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे। कह रहा है कि कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है, तो कौन सी है दोस्तों, मानसून हवा। कौन सी है, मानसून हवा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है दोस्तों, तो इसका कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण। किसके कारण, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण। इसका पूरा एनालिसिस हम यहाँ पे देखेंगे। चंद्रमा एवं सूर्य के आकर्षण शक्तियों गुरुत्वाकर्षण के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार भाटा तथा नीचे गिरकर पीछे लौटने को ज्वार भाटा कहते हैं। महासागर और समुद्रों में ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी कारण है। तो जो ज्वार भाटा उसका कारण क्या है दोस्तों, तो उसका कारण है कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षी बल
चंद्रमा का गुरुत्वीय बल तथा पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, ठीक है, इसी कारण ज्वार भाटा आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। गोबी, कालाहारी, अटाका कामा सहारा क्या है? तो ये चक्रवाती ये मरुस्थल है। क्या है दोस्तों? मरुस्थल है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे। कह रहा है कि जैन धर्म के 23वें गुरु कौन थे? कौन थे? पारसनाथ थे। इसका पूरा एनालिसिस हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। आइए, जैन धर्म के 23वें गुरु तीर्थ पारसनाथ थे, जो काशी के इच्छावी वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनके द्वारा दी गई शिक्षाएं थी। कौन कौन सी शिक्षा थी? तो है हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। जैन धर्म की स्थापना तीर्थकर ऋषभ देव ने की थी। यानी पहले गुरु कौन थे? ऋषभ देव थे। महावीर स्वामी जैन धर्म 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। पूछ देता कभी कभी अंतिम तीर्थ कौन थे? तो महावीर स्वामी थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो कौन सी नदी नहीं बनाती है दोस्तों? तो यहाँ पे ये नर्मदा नदी। कौन सी है? नर्मदा नदी नहीं बनाती है, ठीक है। नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती। यह नदी डेल्टा के बजाय एस्चुरीकरण का निर्माण करती है। इसका उद्गम स्थान विंध्याचल पर्वत श्रेणी के स्थित अमरकंटक नामक स्थान, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1057 मीटर है। यह नदी खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। यह पश्चिमी में बनने वाली प्रमुख नदी है। इसकी मुख्य लंबाई 1312 किमी है, ठीक है। मेन मिला के नर्मदा क्या करती है? डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, पाश्चुरीकरण करती है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे। करें एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो कौन है? कमलजीत सिंधु है। कौन है? कमलजीत सिंधु है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे दोस्तों। करण नीलकंठ में कौन सा समास है? कौन सा समास दोस्तों? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का मतलब यही होता है कि नीलकंठ में बहुमिति समास, जिस समास में दोनों पक्षों के माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है, जैसे उसी को बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसे उदाहरण देखेंगे, जैसे नीलकंठ यानी नीला कंठ है, जिसका अर्थ है शिव जी। तो इसमें क्या आता है? थर्ड आंसर क्या है इसमें? शिव जी का अर्थ निकलता है। लंबोदर यानी लंबा उदर है, जिसका अर्थात कौन? गणेश है, ठीक है। गिरिधर, गिरि पर्वत को धारण करने वाले अर्थात कौन? कृष्ण, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे। करा उत्तर प्रदेश में कुल आबादी भारत की आबादी का कितना परसेंट है? तो कितना परसेंट दोस्तों? 16.5% के आसपास है, ठीक है। पूरा एनालिसिस देखिए इसका। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की कुल आबादी का 16.5% के आसपास है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 19,98,12,311 जनसंख्या, जो भारत की सर्वाधिक विश्व के अन्य देशों के संदर्भ में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या विश्व में 5वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में 4था स्थान है। यानी हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का भारत में 4था स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर सबसे बड़ा क्षेत्रफल की बात करेंगे तो कहाँ पे? राजस्थान आता है। उसके बाद क्या है? मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे दोस्तों। बांग्लादेश के क्रिकेटर मैदान पर खिलाड़ी की मृत्यु हो गई। बांग्लादेश के कौन क्रिकेटर जिनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। किसके हो गई? रमन लांबा। ये क्रिकेट खेलने के दौरान बॉल इनके सर पे लग गई और क्या हो गया? ये मर गए। और कहाँ के रहने वाले थे? तो मेरठ के थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे। निम्नलिखित में से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो कौन सा दोस्तों है यहाँ पे? तो ए और डी है। पवन ऊर्जा हो गया और ज्वार ऊर्जा हो गया, ठीक है। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के मुख्य रूप से सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, ज्वार शक्ति, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा आदि शामिल है। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत पृथ्वी पर असीमित मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। इन्हें पर्यावरण हितैषी भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रदूषणहीन होते हैं। यानी क्या करते हैं? ये प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे। करा भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आइए इसका पूरा एनालिसिस हम यहाँ पे देखेंगे। करा संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष अस्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कैबिनेट मिशन की सुस्तियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण के संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में कर दिया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। तो कभी कभी दोस्तों पूछ देता है कि संविधान की जो पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे। कह रहा कि भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है, तो क्या रह गया है? कानूनी अधिकार कर दिया गया है। इसको क्या कर दिया गया है? कानूनी अधिकार कर दिया। ये पूरा एनालिसिस देखेंगे हम यहाँ पे। कह रहा मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का वर्णन था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के दौरान संपत्ति के अधिकार को 31 एवं 19 को मौलिक अधिकार सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। यानी कह रहा है कि जो ये भारतीय संविधान संपत्ति का अधिकार था उसको ख़त्म करके कानूनी अधिकार कर दिया गया, ठीक है। और उसको किस अनुच्छेद में डाला गया है? तो मौलिक अधिकार से हटाकर कहाँ पे डाल दिया गया है? तो अनुच्छेद 300 में डाल दिया गया और उसको क्या बना दिया गया? अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, ठीक है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 में कर दिया गया था। कौन सा अनुच्छेद है उसमें? 12 से 35 क्या है इसमें? मौलिक अधिकार की बात कर दिया गया, ठीक है। नागरिकता क्या है इसमें? तो 5 से 11 है, ठीक है। नागरिकता, वर्तमान नागरिकता को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे। कह रहा है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? रामनगर नैनीताल। कहाँ पे है ये दोस्तों? रामनगर नैनीताल में है। इसका पूरा एनालिसिस यहाँ पे देखेंगे हम। कह रहा है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। यह उत्तराखंड के नैनीताल के रामनगर के पास स्थित है। इसका नाम महान पक्षी विज्ञानी एवं पर्यावरणविद जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया। इन्होंने इसकी स्थापना के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में बाघों के संरक्षण के लिए वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही किया गया था। यानी क्या है कि बाघों के संरक्षण के लिए क्या किया गया था? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। कहाँ से किया गया था? वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही स्टार्ट किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुंदरवन क्या है? सुंदरवन है ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो बनाता है उसी को क्या कहते हैं? वहाँ पे ये क्या वृक्ष पाया जाता है सुंदरवन के नाम से, तो इसी के नाम से इसको क्या रख दिया गया? सुंदर नाम का डेल्टा वहाँ पे कर दिया गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ध्वनि मापन कह रहा है कि ध्वनि मापन इकाई को कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसको? डेसिबल। ध्वनि इकाई को हम किससे नापते हैं? डेसिबल में नापते हैं। पूरा एनालिसिस की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा जो ध्वनि की आवाज़ आती है वो किस में आती है? ठोस में आती है। ध्वनि की सबसे अधिक चाल किस में है? ठोस में है। उसके बाद किस में? द्रव में है। सबसे कम बात करेंगे तो हम किस में? गैस में है, ठीक है, तीव्रता। और इसकी मापन किस में करते हैं? हम डेसिबल में करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? यानी हरित प्रभाव गैस किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से बढ़ता है, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो कह रहा है कि ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है? तो क्यों हो रहा है? ये अम्लीय वर्षा के कारण हो रहा है। क्या हो रहा है? अम्लीय वर्षा के कारण हो रहा है। तो इसका पूरा एनालिसिस देखिए। कह रहा है ताजमहल का रंग अम्लीय वर्षा के कारण बदरंग हो रहा है। अम्लीय वर्षा के स्रोत में तेल शोधन कारखानों, कोयला संयंत्रों, वाहनों से, इंजनों से जो ये नाइट्रोजन और सल्फर का ऑक्साइड जो निकलता है, उसका जो ये धूल कण होता है, जो उसका धुआं होता है, उससे क्या होता है? ये प्रभावित होता है, ठीक है। अम्लीय वर्षा का अगर हम पीएच मान की बात करेंगे तो कितना है? तो पीएच मान इसका है 5.6 है, ठीक है। और अम्लीय वर्षा शब्द का सर्वप्रथम आंगत स्मिथ ने वर्ष 1858 में दिया था। यानी सबसे पहले शब्द कौन दिया था? आंगत स्मिथ ने। कितने में? 1858 में दिया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल किसके प्रभारी थे? कौन था? डॉक्टर एस.जे. कासिम। कौन थे? डॉक्टर एस.जे. कासिम थे, ठीक है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ जो पेपर में आ सके। निम्नलिखित में से कौन संघन नहीं है? तो ओस, कोहरा, धुआं, धुंध, पाला, मेघ, वर्षा। क्या है? धुआं है इसमें से। पूरा एनालिसिस देखिए इसका क्या कर रहा है। कह रहा है कि धुआं संघनन का उदाहरण नहीं है, मतलब संघनन का उदाहरण नहीं है। यह एक कोलाइड है जो हवा में उपस्थित ठोस द्रव्य और गैस के कणों से बनता है। धुएं के प्रमुख स्रोत कल कारखानों से निकलने वाले कार्बन के कण, जीवाश्म ईंधनों को जलाने से निकलने वाले कार्बन के कण तथा वाहनों से निकलने वाले कार्बन के कण आदि हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे। तो क्या निम्नलिखित में से उष्णकटिबंध क्षेत्र कौन से हैं? तो कौन सा? कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में जो है, कर्क रेखा से क्या है वो? तो वो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यानी
थैंक यू दोस्तों। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाइए, उसको ज्वाइन करिए। और बहुत सारा वहाँ पे पीडीएफ पड़ा हुआ है, यूपी पुलिस का है, ठीक है। तो उसका प्रैक्टिस करते रहिए और रिवीजन करते रहिए, तो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।